हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज के इस सेशन में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। टॉप 50 क्वेश्चंस ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा इन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भले ही चाहे हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अभी किस लेवल पर हैं। तो इसलिए मेरे नजरिए से प्रैक्टिस सेट का होना अति आवश्यक है। पढ़ाई से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट का होना, प्रैक्टिस सेट का लगाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी इस सेशन में हम देखने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन। तो मेरा यही कहना होगा आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को पूरा कर लेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये वीडियो का और भी पार्ट आते जाए, मैं इन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाता रहूं। क्यों? क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल आपको जो चीजें मिलने वाली हैं। एक दिन में अगर आप 50 को प्रश्न लगाते हैं और उसका डिस्कशन देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो आप उन 50 क्वेश्चन के जरिए लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आप जान लेते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी मैं बात यही करूंगा कि 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। आप अपने आप को जज करेंगे कि आप 50 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, और आप मुझे अंत में कमेंट में बताएंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट जो मैंने आज शुरू किया है, मैं इसे चाहता हूं कि रेगुलर बेसिस पे चलाता रहूं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा दिखा मेरे इस वीडियो पे, मुझे लगा कि हाँ लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया है, तो मैं लगातार वीडियोस प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। बाकी अगर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि हाँ ऐसे प्रैक्टिस सेट और लाने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये बस यही कहूंगा कि आप एंड तक बने रहें। और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? अच्छा, आप एक बात जान लीजिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत के साथ व्यापार करने की बात कही गई है यहाँ पे। तो भारत के साथ व्यापार करने के बाद इसकी एक कहानी है, आप सुनिएगा। 1599 में एक बिजनेसमैन का ग्रुप हुआ करता था। बिजनेसमैन का एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, आप इस ग्रुप का नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके लिए ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर एक्ट पारित किया था, जो कि पहले 15 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए, 15 ईयर्स के लिए था। तो इन सब के अलावा मैंने बताया कि 31 दिसंबर 1600, इसका आंसर, सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। इसी के संबंध में और अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जब कंपनी बनी थी तब भारत में कौन शासक था? बताइए, किसी को पता होगा? सभी को पता होगा, है ना? तो इसका जवाब जो है अकबर था। ठीक है, भारत में अगर मुगल शासक का बात करें तो अकबर थे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है अकबर का जो शासन काल है उसका कितना है, 1556 से 1605। शासन काल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन वहीं पूछा जाए, लेकिन ये मैंने कब बोला? ये मैंने बोला कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी स्टार्ट अकबर के शासन काल में। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि पहला पहला अंग्रेज अफसर मुगल दरबार में जब पहुंचा था तो वो कब पहुंचा था, है ना? फर्स्ट फर्स्ट जो पहुंचा था, कब पहुंचा था? ये पहुंचे थे 1608 में। नाम, इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। और ये कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचे थे? 1608 में। किसका शासनकाल होगा? अकबर का नहीं होगा, क्योंकि अकबर जो है 1605 में राजगद्दी से हट जाते हैं। तो 1608 में कौन थे? जहांगीर, अकबर के पुत्र। अकबर के पुत्र थे जहांगीर, यानी कि कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में पहुंचा था। ठीक है, और फिर
अगर हम इस जो चार्टर एक्ट का अगर हम इस वापिस जो चार्टर एक्ट जो 31 दिसंबर 1600 का बात करें, तो फिर एक राजा हुए थे, राजा जेम्स प्रथम। अब आइए थोड़ा आगे बढ़िए, 1609 की बात करें तो 1609 में राजा जेम्स प्रथम ने इसे 15 साल के चार्टर को अनिश्चित काल यानी के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए जो बढ़ा दिया था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इतना डिस्कशन करवाया। ठीक है, कि एक तो 31 दिसंबर 1600 को चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उसके बाद ये किसके शासन काल में शुरू हुआ था, कैप्टन हॉकिंस जो पहला अंग्रेज था वो किसके काल में आया था। तो एक प्रश्न से देखिए मैंने लगभग जो है 4 से 5 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो आंदोलन में दो दल, नरम दल और गरम दल में बटे हुए थे। ठीक है, ये गरम दल इन्हीं उग्र राष्ट्रवादियों के लिए जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप बहुत ही फेमस है, एक सुने होंगे, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो ये नरम दल के स्तंभ थे, ये नरम दल से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये नरम दल से जुड़े हुए थे। और इन्हें जो है ना गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज है, गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने, आपको याद होगा, गोविंद रानाडे पुणे सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। आप लोग जो है लेट के वीडियो मत देखिएगा, ठीक है, हो सके तो बैठ के देखिए, ठीक है, क्योंकि आप तभी दिमाग काम करता है। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने। आप लोग याद रखिएगा बस इस बात को। और आपको रानाडे के क्रम में मैं एक बात बता दूं, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि गोविंद रानाडे जो है ना, ये गुरु थे किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के। ये गुरु थे गोविंद रानाडे गुरु थे गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले के, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे किसके, महात्मा गांधी के। किसे गुरु थे, महात्मा गांधी के। तो ये क्रम जो है याद रखिएगा, गोविंद रानाडे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, और गोखले गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, इसके अलावा गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, और ये कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही आयोजित की जाती थी। कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही आयोजित की जाती सोशल कॉन्फ्रेंस गोविंद रानाडे की। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी एक फेमस डायलॉग है, एक फेमस नारा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और जरा से भी आपको लग रहा है कि नहीं इन क्वेश्चन का थोड़ा वैल्यू है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से, तो आप बताइए बाल गंगाधर तिलक का बस फेमस कौन सा डायलॉग है, कमेंट में जरूर पिन करें, जरूर बताएं मुझे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए पहला ही आपको याद करने की चीज यहाँ इसलिए है कि 1916 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 कहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। घातक का बात हो रहा है तो सहयोग की बात तो पॉजिटिव वर्ड हो जा रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, कहीं से भी नहीं लगेगा। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि। आगे देखते हैं कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो आप देखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी,
कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यानी कि 1916 में दो बड़ी चीजें हुई थी। 1916 में दो बड़ी चीजें हुई थी, हम आपको बताते चलते हैं कि एक तो नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। ठीक है, पहले हमेशा अलग काम करते थे, लेकिन 1916 के अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। और दूसरा तो हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। ठीक है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग मान ली। मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचन की, 1916 में कांग्रेस ने मान ली। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी तिलक ने। किसने निभाई थी? तिलक ने, बीडी तिलक। ठीक है, और बात करें 1916 के अधिवेशन की, तो इस सत्र की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखिएगा, 1916 की अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, इस तरह से रट लीजिए आप लोग। ठीक है, और अगर हम लोग आगे की बात करें तो इसी अधिवेशन में आपको पता होगा कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ था? चंपारण में था, है ना, 1917 में। तो यही 1916 के अधिवेशन में एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण यानी बिहार आने का न्योता दिया। ठीक है, तो प्रश्न 3 भी हम लोग देख लिए हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है इसमें। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये जब वर्ल्ड वार 2 में बिना भारत को पूछे ही उसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 जब हो रहा था तो भारत को बिना पूछे ही भारत को उसमें शामिल कर लिया गया था। तो इसी के विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। इससे सवाल इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इससे पूछ रहा है, इसमें जो है टोटल 3 सत्याग्रही थे। इसमें जो है क्रम से 3 सत्याग्रही का नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले सत्याग्रही फर्स्ट का नाम क्या था? फर्स्ट का नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। आजकल तो स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाला सवाल निकल गया है ना, उसमें दे देगा, तो फिर अगर आपको एक भी नाम पता नहीं होगा तो आप गलत करके आ जाएंगे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता है, इसलिए हमेशा पूछ देता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम हो जाता है ब्रह्मादत्त। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मादत्त। ठीक है, तो ये रहा आपका इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रहा, मैंने तीनों नाम बता दिया। बाकी इस सवाल के अकॉर्डिंग किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1936 से लेके 1943 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। और इसी के बीच जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा, लॉर्ड लिथगो के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू? हुआ था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो के समय ही शुरू हुआ था। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। और जो जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, अगर आपको याद हो सके तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको जो है कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, पेन से लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? देखिए, आईएनसी के आने से पहले आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उससे पहले पूर्ववर्ती संस्थाओं में कौन थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन
बोस ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और इसका मकसद ये था कि मध्यम वर्ग के लोगों को राजनीति में लाना। ठीक है, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोगों जो है ना, उसको जो है राजनीति में लाना है। और सिविल सेवा यानी कि जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा थी उसमें उम्र घटाने का विरोध करना, जिसमें उम्र घटाया गया था उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। और अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन का बाद में क्या हुआ, तो 1886 में ही ये आईएनसी में विलय हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, बात करें विकल्प एक यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ही 1883 में किया गया था। ठीक है, 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ही किया गया था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? हमेशा याद रखिएगा, सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ऑप्शन नंबर बी कहता है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर्गत प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। फिर कहता है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और अगला कहता है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिश में ऐसा नहीं था। आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए अगर साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा अगर जान लें तो 1927 में कहाँ पे? लंदन में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और ये भारत कब पहुंचा था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में। कहाँ आया था? इंडिया। और इसमें जो है 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और सभी के सभी जो है अंग्रेज थे। सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें जो एक भी मेंबर जो है इंडियन नहीं थे। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसी साइमन कमीशन के विरोध में आप जानते होंगे कि लाला लाजपत राय, जिसको लाल बाल पाल में से जो लाल थे, लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको इतना पता होगा। बाकी इसके सवाल के हिसाब से कथन सही की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना का भी ये प्रयास किया था। ठीक है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के थोड़ा जगह कमी पड़ रहा है ना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बना था। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि हम लोग का जो भारत शासन अधिनियम था वो किसकी सिफारिशों के ऊपर बना हुआ है, तो साइमन कमीशनों की सिफारिश पर बना हुआ है। ठीक है, और साइमन कमीशन के सुझाव द्वारा ही बर्मा को बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था और सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग किया गया था। ठीक है, सुझाव दिया गया था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इसमें फैक्ट लिखा हुआ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? आपका ऑप्शन है लेबर पार्टी है, ये तो होगा नहीं। लेबर पार्टी ये तब की बात है जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो लंदन में लेबर पार्टी की, मतलब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही सरकार थी। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी या लिबरल पार्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक का नाम याद रखिएगा। इसमें क्या था
बुक का नाम याद रखिएगा। इसमें जो है धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था, ठीक है। धन निष्कासन, धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। आप इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, इंग्लिश बार पूछा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं हिंदी ना दिया हो, अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ दे दिया हो तो आप उसका भी आंसर सही करके आ सकें। तो इसमें जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल बुक में क्या दिया हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत समझाया गया था, ठीक है। वहीं बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अधिवेशनों की अध्यक्षता कर चुके हैं। 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, याद रखिएगा, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उन्होंने पहली बार इसमें स्वराज शब्द का, स्वराज शब्द का जिक्र किया था, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगर दादा भाई नौरोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पॉइंट और भी बनता है कि 1892 में, याद रखिएगा सारा ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नहीं याद हो तो आप कॉपी में लिख लीजिए। 1892 में सेंट्रल फिंसबेरी, ठीक है, सेंट्रल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। सेंट्रल फिंसबरी के लिए चुने जाने वाले पहले, आप एशियाई कह लीजिए या भारतीय कह लीजिए, 1892 में सेंट्रल फिंसबेरी के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई या पहले भारतीय थे कौन, दादा भाई नौरोजी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हुनों, हुनों का प्रथम आक्रमण, आपको पता है ये गुप्त वंश के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या समुद्रगुप्त थे? समुद्रगुप्त तो अपने शासन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। इसलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कुमारगुप्त प्रथम, अगर हम कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हुनों ने आक्रमण किया था प्रथम बार, ठीक है। और ये गुप्त वंश के अंतिम महान राजा थे, अंतिम महान, याद रखिएगा, अंतिम मत समझिएगा, अंतिम महान राजा थे, ठीक है। इन्होंने हुनों को हराकर क्या किया था, हुनों के हराकर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और बात करें ये आक्रमण की तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी स्तंभ अभिलेख है, याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक इस अभिलेख है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसमें भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण का सारी जो है कहानी बताई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सबसे पहले ये जान लीजिए ऐहोल कहाँ था। ऐहोल वही आज के हमारा कहाँ पे, कर्नाटका कह सकते हैं, आज का हमारा कर्नाटका कह सकते हैं। इसलिए ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय के एक दरबारी कवि थे जिसका नाम क्या था, रवि कीर्ति। क्या नाम था, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ऐहोल, और ऐहोल अभिलेख में क्या है, ऐहोल अभिलेख में वर्णन है कि कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ठीक है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ लिखा हुआ है, ऐहोल अभिलेख में। और पुलकेशिन द्वितीय ने इसके बाद परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि। कहीं कहीं विक्रमादित्य भी लिखा रहता है, बोला जाता है विक्रमादित्य पुलकेशिन द्वितीय का इंपॉर्टेंट है
विक्रमादित्य वाला भी। लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। ठीक है, एहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। जो एहोल है ना, ये एहोल को मंदिर का शहर भी कहा जाता है, मंदिर का शहर भी कहा जाता है, जो कि मैंने बताया कर्नाटका में है। ठीक, आगे बात करें रुद्रदामन, एक यहाँ पे दिख रहा है, हर्षवर्धन के बारे में मैंने बता दिया, नर्मदा नदी तट पर उन्होंने हराया था। ठीक है, रुद्रदामन की बात करें तो इनका एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इनसे एक संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ये संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है, संस्कृत में सबसे पहला बड़ा अभिलेख है ये। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ये जो है इस सेट का सबसे आसान सवाल है। ऐसा कोई भी व्यूअर्स नहीं होगा, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मुंडिको उपनिषद। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का अर्थ यही होता है कि सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है, यही इसका मतलब है। यह जो है ना मुंडिको उपनिषद, यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम, जानते हैं नेशनल एम्बलम क्या है? हमारा नेशनल एम्बलम क्या? अशोक स्तंभ, उसका हिस्सा भी है। ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है नेशनल एम्बलम का हिस्सा है। तो मुंडको उपनिषद की अगर हम बात करें थोड़ा, तो इसमें जो है ना यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, फूटी हुई नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, ये जो है ना यूपीएससी का बेहद ही पसंदीदा सवाल है, यूपीएससी का। ठीक है, यज्ञ यानी मुंडको उपनिषद में यज्ञ शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, उसकी तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, अगर हम विकल्प सी को देखें कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, यम और यम और यम और नचिकेता, यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में ही बताया गया है। ठीक है, कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद दस बताया जाता है। वैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। महावस्तु याद रखिएगा, महावस्तु क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध किस शाखा से? महायान, हीनयान, वज्रयान, किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीनयान से संबंधित है ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया महावस्तु यह बुद्ध के जीवन पर आधारित है। हालांकि इसमें जो है ना आप कह सकते हैं कुछ तत्व महायान के भी दिखते हैं, कुछ तत्व महायान के दिखते हैं, लेकिन मूल रूप से यह हीनयान के लोकोत्तरवादी, हीनयान के लोकोत्तरवादी शाखा से संबंधित है। याद रखिएगा, महावस्तु किससे संबंधित है? हीनयान के लोकोत्तरवादी शाखा से संबंधित है। ठीक है, महायान की अगर बात करें तो यह बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो बुद्ध को भगवान मानती थी। ठीक है, बुद्ध को भगवान मानती थी और ही साथ में मूर्ति पूजा पर विश्वास करती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा पर विश्वास करती थी। विकल्प सी की बात करें वज्रयान, तो वज्रयान इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांत्रिक बौद्ध धर्म, तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई। ठीक है, मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई, किसमें? वज्रयान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीनयान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और चीज अगर हम देखें तो आप जानते हैं एक वर्ड सुने होंगे, ललित विस्तर, ललित विस्तर, ये क्या था? तो ये बौद्ध धर्म का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे कहा जाता है एशिया की ज्योति। क्या कहा जाता है? एशिया की ज्योति। ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जगह नहीं था इसलिए, एशिया की ज्योति कहा जाता है। ठीक है, ललित विस्तर को
बौद्ध धर्म का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ, इसे कहा क्या जाता है, एशिया की ज्योति। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन मतलब जहाँ पे धार्मिक यानी पूजा पाठ के लिए जाया जाता है, उसे उपासना भवन कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। आपको इसका आंसर ये पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना इसका सही आंसर है। इसकी स्थापना जो है ना, इबादत खाना का स्थापना अकबर ने 1575 में कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में इसका स्थापना करवाया था। ठीक है, मकसद यही था शुरू में, लेकिन मकसद कुछ और था, केवल मुस्लिमों के लिए। शुरुआत में क्या था? केवल मुस्लिम के लिए, लेकिन समय बीता और 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि हिंदू हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, सभी धर्म के लिए इबादत खाना को खोल दिया गया। ठीक है, अन्य विकल्प की अगर बात करें तो दीवाने खास, दीवाने खास यहाँ पे अकबर अपने खास मंत्रियों से सलाह मशवरा करते थे। ठीक है, क्या करते थे? सलाह मशवरा किया करते थे। अगर बुलंद दरवाजा की बात करें तो बुलंद दरवाजा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, गुजरात विजय के समय 1572 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, गुजरात विजय के समय 1572 में इसका निर्माण करवाया गया था बुलंद दरवाजा का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लगभग सभी तरह के प्रश्न लिए हैं, हर विषय से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये भी प्रैक्टिस सेट के कुछ आसान सवालों में से एक है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, बिना सोचे समझे, क्योंकि तानसेन आप जानते हैं कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, है ना, 9 रत्नों में, नव रत्नों में शामिल थे ना, यानी 9 रत्न में ये तानसेन शामिल थे। तो और तानसेन का बात करें, इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक है, और अगर बैजू बावरा की बात करें तो ये तानसेन के समकालीन थे और ये महान महान ध्रुपद ध्रुपद गायक थे। लोक कथाओं के अनुसार हम क्या सुने भी है, आपने सुना भी होगा कि इन्होंने संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को भी चुनौती दे दी थी। कौन? बैजू बावरा। मतलब ये भी बहुत बड़े गायक थे, ध्रुपद गायक, महान ध्रुपद गायक। ठीक है, बात करें अकबर के समय में तो संगीत का प्रचलन तो था ही, संगीत में उन्हें काफी ज्यादा रुचि थी। साथ ही साथ उन्होंने चित्रकला की शैली का भी जो है काफी ज्यादा विकास किया था, काफी ज्यादा विकास किया था। लेकिन अगर चित्रकला का सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाए, मतलब गोल्डन पीरियड माना जाए, तो वो जहांगीर कह सकते हैं। जहांगीर जो है चित्रकला का जो है स्वर्ण युग कह सकते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग, है ना, स्वर्ण युग। क्योंकि आपको पता हो जहांगीर जो है चित्रकला से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। इनके दरबार में एक फेमस चित्रकार भी थे, उसका नाम था क्या? उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, याद रखिएगा इसका नाम। फेमस चित्रकार उस्ताद मंसूर का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा, वो जहांगीर के दरबार से संबंधित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? देखिए, इस तरह का सवाल जब तक आप अधिक से अधिक प्रश्नों को टैकल नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह के सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये समुद्र रूपी विषय है। कैसा है? समुद्र रूपी विषय। जितना आप इसमें गोता लगाइएगा उतना ही आपके लिए फायदा है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएं, प्रैक्टिस सेट्स को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात करने वाला बंदरगाह है। सबसे बड़ा, ये कैसल न्यू कैसल रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात
कोयला निर्यात करने वाला बंदरगाह है। ठीक है, आपने भारत के बंदरगाहों के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह का नाम भी याद रख लीजिएगा, न्यू कैसल पोर्ट, जहां पर कोयला का सबसे बड़ा निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और ये न्यू कैसल पोर्ट कहां पर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये न्यू कैसल पोर्ट है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट, बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का भी कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बॉक्साइट का स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया क्या, BAUXIT होना चाहिए। खैर आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग इधर उधर थोड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर आप जानते हैं, मान लीजिए एक पृथ्वी है, ये अक्षांश हो जाता है और ये देशांतर हो जाता है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, आप ये बताइए। ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है क्या, ये अक्षांश रेखाओं के समांतर है देशांतर, नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। इसकी संख्या 180 होती है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, इसकी संख्या 180 नहीं, इसका डबल कर लीजिए। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, और देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखा दूरी प्रदर्शित करती है, नहीं, ये समय को प्रदर्शित करती है, काल है ना, समय को दिखाती है। कैसे कि जब ये 1 डिग्री देशांतर घूमेगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर अगर टर्न होगा ना, घूमेगा ना, तो पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय, आप पढ़े भी होंगे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, है ना। तो रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट वगैरह ये सब। इसका सही आंसर क्या होगा, जब तीनों कट गया तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। जी बिल्कुल, देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और सबसे न्यूनतम दूरी की बात करें तो कहाँ होगा, पोल्स पर। कहाँ पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जाके इसकी दूरी क्या, बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, 0/सन्नाटा हो जाती है ना। मतलब ऐसे ऐसे आता है ना दशांतर, एक ही पॉइंट से जो है आते रहता है, एक ही पॉइंट से, तो इसलिए जो ध्रुवों पर जाते हैं तो दूरी जो है शून्य हो जाता है, और विषुवत पे जो ज्यादा फैल जाता है इसके बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, यही इस सवाल में था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू करते हुए, नॉर्थ से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर, साउथ की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि नल्ला मलाई जो है ना, नल्ला मलाई ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में। एपी लिख दे रहा हूँ, एपी से अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश समझिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर नल्ला मलाई कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी क्या, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है। ठीक है, जवादी, जवादी को आप देखें तो ये तमिलनाडु, देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, तमिलनाडु के उत्तरी पार्ट में जवादी की पहाड़ियां हैं। और अगर अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई जो है ना, ये केरला और तमिलनाडु के सीमा पर है, जहां पर क्या, अन्नामलाई पहाड़ी में ही अनाईमुडी, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है ना, अन्नामलाई पहाड़ी में ही अनाईमुडी। ठीक है, तो अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे ऊंचा उत्तर की ओर है, तो पहले नल्ला मलाई कहाँ कहाँ है, तो नल्ला मलाई ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में, बाकी बी काट दीजिए। तो फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर क्या हम कह सकते हैं, नल्ला मलाई के बाद, नल्ला मलाई के बाद आपका नीलगिरी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा जवादी, क्योंकि जवादी क्या है, तमिलनाडु के उत्तरी में है, और नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट उसके नीचे आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए दो मिलाएं आंसर निकल गया। जवादी की पहाड़ियां कहाँ बताया मैंने, तमिलनाडु के उत्तरी पार्ट में, और नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है, याद रखिएगा। और अन्नामलाई सबसे लास्ट केरल और तमिलनाडु के सीमा पर, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर, जहां अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? प्रख्यात, प्रख्यात नहीं बोलेंगे इसको, कुख्यात बोलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है नदी। बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी, कोशी। इसे जो है ना बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोशी को। अगर हम बात करें, एक सवाल आप बता दीजिए, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और जरा सा भी जो है आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में बताइए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनवरक हो जाती है? अनवरक, अनवरक मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखिए, जलोढ़। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उर्वरक मिट्टी है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि ये तो होगा नहीं। मरुस्थलीय बालू, आप एक समय के लिए सोच सकते हैं कि अनूर्वरता की बात हो रही है, उपजाऊपन नहीं होने की बात हो रही है, तो मरुस्थलीय बालू हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न देखिए, लोहे की अतिरिक्त मात्रा की बात हो रहा है, तो मरुस्थलीय बालू में तो लोहे की मात्रा होगी नहीं, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा, इसमें लोहा, लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण ये मृदा निच्छालन, एक प्रक्रिया होता है निच्छालन, निच्छालन की प्रक्रिया से ये मिट्टी बनती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, जिससे पोषक तत्व जो है बह जाते हैं। जब अधिक वर्षा होगी तो पोषक तत्व तो बह जाएगी और मिट्टी क्या हो जाती है? कम उपजाऊ हो जाती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि लेटराइट मृदा में किस किस चीज का जो खेती होगा, तो चाय हम कह सकते हैं, कॉफी कह सकते हैं, ठीक है, कॉफी कह सकते हैं, और इसके अलावा काजू कह सकते हैं। आपको देखने को मिलेगी ये मृदा अधिकतर साउथ में, भारत के साउथ में, ठीक है, दक्षिण में। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जी बिल्कुल, इतना हम लोग पढ़े ही है। यह एक कण प्रकृति है, बिल्कुल, यह एक कण प्रकृति है। प्रकाश जो है ना छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेटों, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन, फोटोन कहता है। प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और यह ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल, ऊर्जा का एक रूप है, तभी तो हम लोग वस्तुओं को देखने में मदद मिलता है ना। हम लोग जो देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं? प्रकाश के चलते। और प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, यानी कि सही है, यानी कि सही, उपरोक्त में से डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? बायोगैस संयंत्र में आपको पता होगा कि बायोगैस संयंत्र में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कचरों का अपघटन होता है। ठीक है, कचरों का अपघटन होता है, अपचयन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अपघटन होगा। ठीक है, ये गलत है, अपघटन होता है। और इससे ही क्या कहते हैं? किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन, इंग्लिश में बोले तो फर्मेंटेशन। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगा, अपचयन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि बायोगैस में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। इस कारण सूक्ष्म जीव द्वारा कचरों का उपघटन होता है, अपघटन होता है, जिसे किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, एक और सवाल है इसमें कि बायोगैस में आता है, हमेशा पूछा जाता है, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? सबसे अधिक मात्रा होती है मीथेन की। सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन गैस की, जो कि 55 से 75% तक होती है। मीथेन एक ऐसा गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस होता है मीथेन। ठीक है, रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील मीथेन होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? अगर हम वर्ग है, ग्रुप है, उसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा
कि वही रहेगा? वही तो रहेगा नहीं, पता नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बढ़ेगा। इसमें क्या होता है? बढ़ेगा। किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो उसमें जो है सेल बनते हैं, सेल बनते हैं जिससे परमाणु, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है ना दूरी बढ़ते जाती है। इसलिए जो है क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा। लेकिन अगर बात कर दे कि बाएं से दाएं जाएं अगर, है ना, ये बाएं से अगर हम दाएं जा रहे हैं तो क्या होगा? परमाणु आकार घटेगा। तब ये वाला सही होता। अगर बाएं से दाएं का बात करते, याद रख लीजिएगा, बाएं से दाएं जाएगा ना तो घटेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, दो चीज है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? प्रकाश जो ऐसे विसरित है, फैला हुआ है, इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जलवाष्प या धूलकण? इसका सही और सटीक आंसर होना चाहिए धूलकण। ठीक है, कहीं जलवाष्प की भी मात्रा होती है, मतलब जलवाष्प एक भूमिका निभाता है, लेकिन सही आंसर जो है धूलकण होगा। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूलकण, बारीक कणों से टकराता है ना, ये तो चारों ओर बिखर जाती है। ठीक है, चारों ओर क्या होता है? वो बिखर जाता है। और आप जानते होंगे एक प्रभाव होता है, कौन सा? टिंडल प्रभाव। ये वही है, जब प्रकाश की किरण धूल कण से टकराएगा और वो बिखर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण आप देखे होंगे कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ रोशनी हम लोग को दिखाई देता है आकाश में, है ना, यही टिंडल प्रभाव का कारण। समझे? आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या? टोटल पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, -1 या 0? आप लोग हमेशा ये याद करने वाली चीज है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण बोलेगा ना, तो सिर्फ यौगिक बोला है तो आप उदासीन समझिएगा। ठीक है, उदासीन यौगिक, किसी भी उदासीन यौगिक के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्याओं का कुल योग हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, हमेशा शून्य होगा। लेकिन एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कि जब आयंस का बात होगा, जब आयंस की बात होगा, तो ये उनकी संख्या, ये उनकी चार्ज के बराबर, मतलब जितना उनका चार्ज होगा, आयनों का जितना चार्ज होगा, ये उन्हीं के संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, अपवाद बस इतना है कि अगर आयंस आया है और आयंस का जब ऑक्सीकरण की संख्या पूछेगा तो उनके चार्ज के बराबर सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस सवाल के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला प्रश्न 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? आप जान रहे हैं सर्प, सांप, विषरोधी यानी कि एंटी वेनम, एंटी वेनम की बात हो रहा है ना। विषरोधी मतलब कि सांप का जहर उतारना है। इसमें किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका प्रभाव को खत्म करने के लिए सोना, आपको अजीब लगेगा सुन के, स्वर्ण यौगिक यानी गोल्ड, गोल्ड के क्लोराइड यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण यौगिकों के क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चांदी, क्लोरीन, आयोडीन ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न, दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र क्या है? याद करने वाली चीजें हैं, दाब का विमीय सूत्र क्या है। लेकिन अगर हम बोले कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर हमारा होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर हम लोग और बल की बीमा की बात करें, बल की विमा की बात करें, तो इसका क्या होता है? बल की बीमा ये होता है ml2 का पावर -2 होता है ना। और अगर क्षेत्रफल की बीमा की बात करें, क्षेत्रफल की बीमा की बात करें, तो हो जाता है l का पावर स्क्वायर। जब इन दोनों का जो आप इक्वेशन इसमें बैठाएंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ml का पावर -1, t का पावर -2। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? ऑप्शन के अनुसार आप इसको छांट सकते हैं। जैव सेल क्या है? एलपीजी होगा क्या? नहीं। पेट्रोल, प्राकृतिक सेल, नहीं। सबसे अधिक उपयुक्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। जैव सेल में सबसे अधिक क्या उपयुक्त क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला जो है जैविक अवशेषों, यानी कि आप कह सकते हैं कोयला कैसे बनता है? पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेष, जंतुओं के अवशेष जब हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहने से ये बनता है। ठीक है, वो कभी भी
धरती पे अगर उथल पुथल मचा होगा, जिसमें पेड़ जंतु सब कुछ जो है जमीन के भीतर चले गए होंगे, ये हजारों साल पहले की बात हो रही होगी, तो तब उसी के जो है प्रेशर से, दाब से जो है कोयला बनता है। ठीक है, अगर हम कोयले की बात करें तो इसलिए कोयला क्या है, एक जैव सेल है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले का सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है बताइए, नाम याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट। क्या नाम है, एंथ्रेसाइट। और सबसे निम्नतम स्तर का कोयला कौन सा है, निम्नतम स्तर का कोयला पीट। क्या नाम है, पीट। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम एंथ्रेसाइट और सबसे निम्नतम पीट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, बताइए। हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है ये सेरेब्रम, और इसमें बुद्धि, तर्क, याददाश्त और भावनाओं का केंद्र यही है। ठीक है, बुद्धि, तर्क, याददाश्त, याददाश्त की बात हो रही है ना, सेरेब्रम याद रखिएगा, याददाश्त सेरेब्रम, याददाश्त सेरेब्रम। ठीक है, याद करने के लिए। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या, भूख, प्यास और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। मतलब आप कह सकते हैं, पिछले जमाने आप सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, उड़ने वाला ड्रैगन, उड़ने वाला ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन भी जो है रेप्टाइल्स में आता है, यानी कि सरीसृप में आता है। ठीक है, तो यह कहना चाह रहा है कि दिखने में पक्षी जैसा हो, यानी कि वो उड़े, पंख भी हो। ठीक है, और सरीसृप जैसा चलता भी हो, रेंगता भी हो। ठीक है, तो आप, जैसे कि मैं बता दूं कि आप एग्जाम्पल के तौर पर उड़ने वाला ड्रैगन आप याद कर सकते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, डोडो, आर्क्योप्टेरिक्स, राजहंस या माउस बर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, यह एक जो है ना विलुप्त जीव है। हाँ, मैंने सही बोला था, मतलब ये एक डायनासोर की ही बात हो रहा है, उड़ने वाले डायनासोर का ही बात हो रहा है। एक विलुप्त जीव है, ये अब नहीं पाया जाता है, जिसे सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है। ठीक है, इसमें पक्षियों जैसे पंख होता है और सरीसृप जैसे दांत और पूंछ होता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये विलुप्त जीव है, अब ये नहीं पाया जाता धरती पे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। H2, O2, N2C, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन क्या है, बताइए। नाइट्रोजन और कार्बन क्या है सबसे अधिक, सबसे अधिक इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर का लगभग 65% हिस्सा, 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बात करें तो कार्बन नंबर होगा, सेकंड नंबर पर है कार्बन, जो कि कितना पड़ता है, 18% शरीर में पाया जाता है। ठीक है, 18%, 65% ऑक्सीजन और 18% कार्बन। अगला प्रश्न, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में। बहुत लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, अधिकतर इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके लिए लिख रहा हूँ कुछ कुछ वर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या यूज होता है, अमीटर ना। अमीटर तो विद्युत धारा के लिए माना जाता है, करंट। अमीटर से क्या मापा जाता है, करंट, यानी ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, धारा नियंत्रक होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। सबसे आसान क्वेश्चन था ये भी, सबको पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपको आनी चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस की तरह क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, वो जहां तक होता है मैं सभी क्वेश्चन को समझाते चल रहा हूँ, ऑप्शन को समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, और जो जो ऑप्शन वो बचेंगे, जो जो चीजें बचेंगी, वो हम लोग आगे जब प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे तो सभी चीजों को कवर करते हुए हम लोग जो है चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो जरूर से जरूर एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो वो करना ही है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही रोज चाहिए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, क्या संसद कर सकता है, नहीं, संसद कानून बनाता है। मौलिक अधिकार का निलंबन करने का अधिकार इसके पास नहीं है। केवल लोकसभा, बिल्कुल नहीं। मंत्रिमंडल, बिल्कुल नहीं।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन, कुछ याद आ रहा है? मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर वाइमर संविधान से लिया गया है ना, याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद ये है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है इसमें, इसलिए अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन अगर, चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपातकाल का प्रावधान किससे लिया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का बात करें तो जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष? बताइए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितना होता है? 30 सदस्य होता है, और सभी के सभी प्राक्कलन समिति में सदस्य जो होंगे, सभी के सभी लोकसभा सदस्य होंगे, लोकसभा सदस्य होंगे। इसमें एक भी राज्यसभा की अगर आप बात कर ले तो राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं आएंगे। याद रखिएगा, सभी के सभी लोकसभा सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे? टोटल 30 सदस्य होंगे, और सभी के सभी राज्यसभा से। और इनका काम क्या होता है? प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? तो सरकारी खर्चों में कमी और प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, सरकारी खर्चों में कमी और प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट देता है ये प्राक्कलन समिति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से? भारत का संचित निधि है, उससे पैसा निकालना है, कौन अनुमोदित करेगा? बताइए। केंद्रीय वित्त मंत्री? बिल्कुल नहीं। भारत का प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। भारत के राष्ट्रपति? नहीं। यहाँ पर राष्ट्रपति मत मारिएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा भारत की संसद। संसद इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 266 में ये अनुसार भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पास करना अनिवार्य है। कैसा विधेयक? विनियोग विधेयक पास करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 266 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संसद ही संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, निकालने की अनुमोदित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, समानता की बात हो रही है, किस देश का संविधान से लिया गया है? जापान का संविधान से मारने वाले हैं क्या आप लोग? जापान के संविधान, अमेरिका के संविधान, जर्मनी के संविधान? नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता। अगर आप जापान को याद कर रहे होंगे तो वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो है ना। विधि के समक्ष समता नहीं है जापान में, ये विधि के समक्ष समता ब्रिटेन में है। ठीक है, और विधि के समक्ष समता ये किस लिए है? अनुच्छेद 14 पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 14 में ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सभी को समान, बराबर, समान अधिकार। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका के संविधान से तो वैसे बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन यहाँ विधि की बात हो रही है तो मैं आपको एक विधि समान चीज बता देता हूँ। क्या? विधियों लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का संविधान हमने पहले पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा।
बढ़े अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 35 कहता है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन किसमें उल्लेखित है बताइए। भाग 12 नहीं, इतना सब लोग पढ़ा है। भाग 16 नहीं, भाग 18 नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 20, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 368 हम लोग याद करते हैं। अनुच्छेद 368 हम लोग याद करते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, ठीक है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, जैसा मैंने पहले बताया था, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या संविधान, नहीं नहीं मैंने पिछले क्वेश्चन में आपातकाल की प्रक्रिया बता दिया था ना। कहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं हो गया? मैं देख लूंगा बाद में, अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्तीय, भाग 12 सुन लीजिए, ठीक है। भाग 12 में वित्तीय प्रावधान शामिल है, जिसमें कराधान, विभिन्न निधियों की परिभाषा, संपत्ति रखने का अधिकार और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है। मतलब भाग 12 में वित्तीय प्रावधान शामिल है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। भाग 16 की बात करें तो ये एससी, एसटी और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। एससी, एसटी और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है भाग 16 में। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या करता है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या करता है कौन? भाग 18, याद रखिएगा। समझ में आया बात? आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करिए। सबको पता होगा भाषाओं को उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम कब हुआ था? 52वां संविधान 10वीं अनुसूची में है ये। दल बदल निरोध अधिनियम 52वां सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, याद रखिएगा। कौन सा? ये दल बदल विरोध अधिनियम, निरोध अधिनियम, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1993 की बात, 93 का ही बात होता है इसमें। ये किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज, याद है ना, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 11वीं अनुसूची भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो बाकी बचा है कौन सा? 9वीं अनुसूची, है ना, 9वीं अनुसूची। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये अभी फेमस अभी पूछा था एग्जाम में कि भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में, ठीक है, 9वीं अनुसूची में। अच्छा, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये अधिनियम कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ठीक है, कब पारित हुआ था, ठीक है। अगले बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग, याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। 1833 में प्रथम विधि आयोग, देखिए चार्टर अधिनियम 1833 का है, लेकिन प्रथम विधि आयोग गठन कब हुआ था? 1834 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे? नहीं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे? नहीं। लॉर्ड मिंटो थे? नहीं। लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेकाले। इसी आयोग ने भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी भी कहते हैं, का मसौदा तैयार किया था और बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें, ठीक है। समझ में आया बात? इसी आयोग ने 1837 चार्टर अधिनियम आईपीसी की भी जो है मसौदा तैयार किया था। इसलिए सही आंसर याद रखिएगा, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले ने किया था, लॉर्ड मेकाले ने किया था, लॉर्ड मेकाले ने किया था। कब हुआ था? 1834 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी औषधि प्याज और झींगा क्रांति के उत्पादन संबंधित है? थोड़ा क्वेश्चन जो उल्टा उल्टा लिखा गया है, समझ लीजिएगा आप लोग। औषधि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम बताइए। लाल क्रांति, नीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, गुलाबी क्रांति। देखिए नीली क्रांति तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसमें क्या था, मछली से संबंधित था। लाल क्रांति की बात करें तो ये टमाटर और मांस से संबंधित था, है ना, टमाटर और मांस से संबंधित था। गोल्डन क्रांति, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
ध्यान रखिएगा, गोल्डन क्रांति की बात हो रहा है, इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति में ही प्याज, झींगा मछली और औषधियों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, वही इन सवालों की, इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो इसका भी एक कहानी है कि वर्ल्ड वार जब 2 हो गया था, वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है पूरा तरह से जो चरमरा गया था, ठीक है, बहुत ही खत्म हो गया था। इसको सुधारने के लिए इसको सुधारने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कहाँ, अमेरिका के अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 2 संस्थानों को गठन किया गया, ठीक है, 2 संस्थानों का जन्म दिया गया, जिसका नाम आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, आईएमएफ और विश्व बैंक। आईएमएफ और विश्व बैंक, आईएमएफ और विश्व बैंक। अगर पूछे जाएगा ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आईएमएफ और विश्व बैंक, ठीक है, आईएमएफ और विश्व बैंक। आगे हम लोग अगर डब्ल्यूटीओ और गैट की बात करें, तो गैट के स्थान पे ही 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ अर्थात विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका इसके बारे में अगर जाने तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। किसके सिफारिश पे? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगाना, ठीक है, और इस तरह के सवाल आप तभी जानेंगे जब आप अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाएंगे। बाकी अगर वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार है ना, प्रॉपर हिंदुइज्म राष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन है वीडी सावरकर, केवी हेडगेवार, बीएस मुंजे या एमएस गोलवलकर। बताइए सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर मैं सीधे से बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर। इनका दर्शन यही था कि दार्शनिक यही थे कि सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा दी थी। किसकी? हिंदुत्व की अवधारणा दी थी और हिंदू राष्ट्र को पुरजोर समर्थन किया था। इतना इतना ही इसके बारे में वीडी सावरकर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर क्या है? आपको पता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये सीधे कमाने वाले व्यक्ति की आय पर लगता है, सीधे लगता है, यानी कि अप्रत्यक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से लगेगी। प्रत्यक्ष और अनुपातिक या प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्योंकि प्रत्यक्ष तो है ही, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, है ना, इसलिए ये प्रगतिशील है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, याद करने के लिए आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि कच्ची पूड़ी लोग कहाँ खाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब बस एक मैं बस समझाने के लिए बताया हूँ, याद करने के लिए बताया हूँ। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। लोक नृत्य क्या, ये आप जो है शास्त्रीय नृत्य में आता है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में। केरल के नृत्य के बारे में बात करें तो मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम है कि नहीं, और मोहिनीअट्टम के बाद क्या है इसमें, और कथकली, केरल का ही कथकली है ना। कर्नाटक में शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन लोक नृत्य बहुत सारा है। एक याद रखिएगा, यक्षगान, कर्नाटक का एक क्या है, यक्षगान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार पूछा जाता है यक्षगान। ओडिशा, ओडिशा से एक नृत्य सामने आता है, ओडिसी ना, ओडिसी सामने आता है हमारे सामने। तो इन चीजों को आप, इन फैक्टों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिमानी उत्तम प्रभ का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम प्रभ का संबंध किस खेल से है? ये सब चीजें याद करने का है, याद रखिएगा। हिमानी उत्तम प्रभ, कबड्डी नहीं, तलवारबाजी नहीं, कुश्ती नहीं, ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब। मलखम्ब का बात करें तो ये
मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। और हिमानी उत्तम परम को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ देता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 45 की ओर। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन, ऐसे ही छोटा छोटा सवाल परीक्षा पूछता है और विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होके या तो मारते नहीं हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। निपख आंदोलन, ठीक है। तो निपख आंदोलन की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल। दादू दयाल, संत दादू दयाल ने उपदेश दिया था कि ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, ठीक है। ईश्वर किसी के भी पक्ष में नहीं होते हैं, वे कैसे होते हैं? निर्विकार और निष्पक्ष होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के अनुसार जो निष्पक्ष से निपख आया है, तो दादू दयाल द्वारा जो है निपख आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। वही इसके प्रणेता है, दादू दयाल, ठीक है। बाकी नामदेव, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, इनके बारे में हम आगे की प्रैक्टिस सेट्स में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ। 46, प्रश्न नंबर 46, द्रकमा। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा, बताइए। द्रकमा ऑप्शन नंबर ग्रीक, शक, सिथियन या कुषाण ने? तो द्रकमा नामक सिक्का जो है ना, ग्रीकों ने चलाया था, ग्रीकों ने चलाया था। अगर बात करें कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो यही इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। हालांकि शुद्ध सोने के सिक्कों के बारे में बात की जाए, शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में बात की जाए तो कौन चलाया था? कुषाणों ने। कौन चलाया था? कुषाणों ने, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उर्वरता मतलब उपजाऊपन बनाता है, उपजाऊ बनाता है मिट्टी को, उसका नाम क्या है? उस मिट्टी का नाम क्या है? प्रकार का नाम क्या है? खादर, उर्वरा, रेगुर या उसरा? सही जवाब हो जाएगा खादर। बाढ़ का मैदान, जब बाढ़ द्वारा लाई गई नई नई उपजाऊ जरूर मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। नई मिट्टी है ये, कैसी मिट्टी है ये? नई मिट्टी। और एक पुरानी मिट्टी जो पुराना वाला क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। दोनों याद रखिएगा, पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होगा उसको बांगर कहेगा, और जो कि बांगर जो है कम उपजाऊ होता है। ये कैसा उपजाऊ होता है? ये कम उपजाऊ होता है, ठीक है। कम उपजाऊ, कम लिख देते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, कम उपजाऊ होता है, ठीक है। और खादर, खादर कैसा होता है? ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि ये नई मिट्टी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तेजी से कम होता है तापमान, बताइए क्या? तापमान की बात हो रहा है तो जाहिर से बात है थर्मो का तो जिक्र होगा। थर्मो, देखिए थर्मो कहाँ कहाँ पर है? थर्मो यहाँ पर है, थर्मो यहाँ पर है, बाकी दोनों काट दीजिए, ठीक है। तापमान तेजी से कम होता है तो थर्मोस्फियर नहीं होगा, थर्मोक्लाइन होगा, है ना। नहीं सुने, इंक्लाइन मतलब ऊपर जाना, डिक्लाइन मतलब नीचे जाना, है ना। तो यही वो चीज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। समुद्र की वह जगह जहां गहराई बढ़ने के साथ, जैसे जैसे गहराई गहराई में वृद्धि होगी, गहराई बढ़ेगी, तापमान जो है बहुत तेजी से गिरेगा, तापमान भी बहुत तेजी से गिरने लगेगा, है ना। बहुत तेजी से गिरने लगेगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान भी गिरेगा, ठीक है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 49, बेसल मापदंड। देखिए ये फिर वही सवाल आ गया, ऐसा सवाल बस प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। प्रैक्टिस से, खूब पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। प्रैक्टिस। तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड यह एक अंतरराष्ट्रीय मापक है, ठीक है। इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मानक है, ठीक है। जो बैंकों को आर्थिक संकट से बचाने और उनकी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आर्थिक संकट से बचाना हो या उनकी पूंजी को सुरक्षित रखना हो, इसलिए बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति, यानी कि औद्योगिक क्रांति क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले इंग्लिश में पहली बार? जॉर्ज मिशेलेट, फ्रेडरिक एंगल्स, अर्नाल्ड टायम्बी या ओलिवर गोल्डस्मिथ? सही जवाब हो जाएगा अर्नाल्ड टायम्बी, ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टायम्बी। रटने वाली चीज है। औद्योगिक क्रांति को सबसे पहले इंग्लिश में किसने इस्तेमाल किया था? अर्नाल्ड टायम्बी। ठीक है, अर्नाल्ड टायम्बी। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। आप सभी को थैंक यू जो आपने लास्ट तक इस सेशन को देखा। ठीक है, बाकी अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं कि मैं और किन चीजों को आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी अगर आप मुझे कहेंगे तो अगर आप मुझे कहेंगे कि इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको बोर्ड पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे ये बताना भूलिएगा नहीं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, बाकी अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, 1% भी अगर अच्छा लगा हो, अगर 1% भी आपके लिए काम लायक हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा जो मेन मोटिवेशन होता है वीडियो लाने का। ठीक है, और अगर मैं देखूंगा कि इस पे रिस्पॉन्स काफी ज्यादा ही अच्छा है तो मैं ऐसे सेट्स लगातार लाऊंगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं लगभग क्वेश्चन पे क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब जहां भी एग्जाम जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न तो पढ़ा रखा है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जीके जीएस कैसा सब्जेक्ट है? एक समुद्र रूपी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इसमें गोता लगाना ही पड़ेगा अगर आपको इसमें जीत हासिल करनी है तो। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, खूब पढ़िए और खूब प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। ठीक है, बाकी अगर आपको जो भी कुछ कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपकी रिप्लाई भी जरूर दूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। और मुझे क्या सुधार करना है ये भी आप मुझे बताइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेट में। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।